या बिल्डिंग किसमें न्यू सेकंड हैंड न्यू देखना तो या बिल्डिंग नॉट एलिजिबल है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर नॉट एलिजिबल, लिखें नॉट एलिजिबल बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल और सेकंड हैंड प्लांट, ये शर्त है दो और स्पेशली मूवमेंट रेयर सर्कमस्टेंसेस है। Mr. Harrisburg has purchased a building costing 4,675,800 ये कॉस्ट है और जब का अक्टूबर 2009 कौन सा टैक्स बनता है 2010। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2010 एंड 2011 शुरू हो जाए रजिस्टर ओपन करें सॉल्यूशन छुपा दें। बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा शुरू हो जाए वन फ्रैक्शन लगाएंगे फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ while no depreciation in the year of शुरू हो जाए। कब खरीदा है 2000 हो गया जी कितनी कॉस्ट है 4 6 डेप्थ कितनी आई होगी 46750 डब्ल्यूडी बोले सॉरी 40750 420 और डेफिनेशन 420750 डब्ल्यूडी बोले 3 786 ऐसे आपको लिख देता हूँ कुछ ऑनलाइन की मैं तो गलती की फिक्र बना होता है। What is question 7? Okay, continuing from question 6, the building is disposed of for 7 million in tax year 2012. Stop. शुरू हो जाए। याद रखिएगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट। बिल्डिंग कितने की बिकी है? याद रखिएगा एक बात लिखने लगो। व्हाइट बोर्ड इधर देखें क्या मतलब हुआ इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है बिल्डिंग कौन सी वाली है महंगी बिल्डिंग बेची है लगाया पॉइंट 13 का कौन सा 13 का डी शुरू हो जाए सॉल्यूशन छुपा दे प्लीज। नोट्स में जहां 13 का डी लिखा है उधर लिखिए क्वेश्चन 7 रेफर क्वेश्चन 7 नोट्स में 13 के डी पे जाकर लिखिए रेफर क्वेश्चन 7
हो गया? चलिए गुड। यहाँ देखिए कंसीडरेशन कितनी है? महंगी बिल्डिंग बेची है। अब लिखा तो कॉस्ट है लेकिन अमाउंट किसकी लूंगा? कितनी कंसीडरेशन? रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सटेंडेड है? एक्सटेंडेड है। एक्यूमुलेटेड एक्सटेंडेड कॉस्ट कितनी लिखूंगा? ओरिजिनल क्वांटिटी और WDV कितनी थी? 3786750 जितने एक्यूमुलेटेड एक्सटेंडेड 888,250 जी बताइएगा WDV कितनी आ रही है? 6,111,750 गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? कितना गेन आ रहा है? आपको पता चल जाएगा आपका सवाल क्लियर है नहीं तो आपका टैक्स गेन आ रहा होगा एक्यूमुलेटेड हो रहा है यहाँ पता चल जाएगा। अच्छा ये एक्यूमुलेटेड है उसको कैलकुलेट करने के और आसान तरीका बता दूं। अगर इस तरह की वर्किंग की हुई है इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या एक्यूमुलेट बन नहीं जाएगा? 467,500 प्लस 420,750 कितना आता है? ये भी बात एक तरीके का कैलकुलेट करने का दो तरीके जो सबको बेहतर लगता है। जी क्वेश्चन 7 है आज क्वेश्चन 7 है भाई समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? 7 है कहता कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6। अब 7 को बोल दे 6 में क्या हुआ था आपके सामने ये 6 है। अब 7 की जगह 7 ही कह रहा है क्या लिखा हुआ है? The building is disposed of for 2 million in tax year. करें सॉल्व 7 मिलियन का नहीं बिका कितने का बेचा है? 2 मिलियन का। करें सॉल्व क्या अब 13 का डी लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन हो गया? जी यार कंसीडरेशन कितनी है? और टैक्स वाले की WDV कितनी है? लॉस आ रहा है 17,675 ये लॉस क्या हो जाएगा? डेटा क्वेश्चन 8 होमवर्क क्वेश्चन 9 होमवर्क क्वेश्चन 10 होमवर्क क्वेश्चन 11 होमवर्क 12 13 14 बस क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक होमवर्क है लाजमी करें लाजमी। आ जाइए इंग्लिश नोट्स दोबारा फिर कहते हैं इनिशियल अलाउंस में हम इनिशियल अलाउंस की परसेंटेज किस पर अप्लाई करते हैं? कॉस्ट पर। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? सेक्शन 76 आगे जाके आएगा। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे आएंगी बातें। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे आके ढूंढे सेक्शन 76 की लिखा हुआ कॉस्ट के नाम से एंड पे आ रहा होगा कॉस्ट सेक्शन 76 के नाम से। मिला? फिर दिखाने के लिए मिली आपको? यहाँ ये सेक्शन क्या बता रहा हूँ मैं? कॉस्ट में किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, किसके लिए कौन सा कैपिटलाइज करना है, कौन सा नहीं करना है, बाद में वापस आ जाए। पॉइंट 3 पढ़ें इनिशियल लॉस का। कहता है पॉइंट 3 कहता है सेक्शन 76 shall determine the cost। कॉस्ट पे 25% अप्लाई करना है। कॉस्ट क्या होगी वो सेक्शन 76 बताएगा। पॉइंट 4 पढ़ें द डिडक्शन। देखिए डिडक्शन का मतलब क्या है? इनिशियल अलाउंस डिडक्शन।
द डिडक्शन से क्या मुराद है? इनिशियल अलाउंस डिडक्शन। पॉइंट 4 में जो लिखा हुआ है द डिडक्शन, इसका मतलब इनिशियल अलाउंस डिडक्शन। द इनिशियल अलाउंस डिडक्शन allowed to a leasing company or a bank shall be deducted only against the lease rental income। कौन बताएगा ये बात? याद है जब कहा था बैंक और डॉलर्स वाला केस था, डॉलर्स वाले जो लीज रेंटल पे कर रहे हैं, डॉलर्स वालों के लिए क्या है? एक्सपेंस। बैंक वालों के लिए क्या है? इनकम। जो इनिशियल अलाउंस डिडक्शन थी वो किस में से माइनस हो रही थी? इनकम कौन सी वाली? रेंटल इनकम। लेकिन आज हम वापस पीछे आ जाए, आप आ जाएगी जनाब, आपका जो था डिडक्शन अलाउड वाली लिस्ट के ऊपर बना डायग्राम बनी हुई थी। डिडक्शन अलाउड सेक्शन 20 के ऊपर एक डायग्राम बनी होगी, बनी है। यहाँ देखिए बुक ऑफ लेसर बैंक लिखा हुआ है, इसमें देखिए इनकम फ्रॉम में इनकम क्या लिखी हुई है? रेंट रिसीव। इनिशियल अमाउंट किससे माइनस हो रहा है? रेंट रिसीव 70 रुपए। ये 70 रुपए देखिए डॉलर्स वालों के लिए क्या थे? एक्सपेंस था, यानी उन्होंने रेंट एक्सपेंस और आपकी रेंटल इनकम, उस रेंटल इनकम में से इनिशियल माइनस कर दिया। वापस आ जाए, ये पॉइंट 4 कह रहा है कि लेसन क्या करेगा? इनिशियल किससे माइनस करेगा? रेंटल इनकम में से। तो क्या 25% रेंटल इनकम का ले रहा होगा? किसका ले रहा होगा? कॉस्ट का ले रहा होगा। अच्छा नीचे देखिए व्हीकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्लाइंट फॉर हायर पीपल के किराया लेती है, नॉट क्लाइंट फॉर हायर पीपल के किराया नहीं लेती। ओके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर क्लाइंट फॉर हायर आर डेवो न्यू खान बस, a bus taking passengers from Lahore to Kasur, यानी जो आपके वेसल मूवर्स वाले, ये जो आपके डेवो एक्सप्रेस वाले, ये स्काईवेज वाले। अच्छा इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? इनिशियल अलाउंस विल बी allowed, इनिशियल अलाउंस विल बी allowed, और इसके अलावा कॉस्ट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 मिलियन। अच्छा इस बात को समझ लें, जो आपका 7.5 में ट्रीटमेंट थी, क्या वह लिखा होता नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, यानी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करते थे, क्या अप्लाइंग फॉर हायर रिस्ट्रिक्ट करेंगे? यही इसलिए नहीं करेंगे। नॉट बाय फॉर एग्जांपल देखिए डॉलर्स हैज प्रोवाइडेड कार, या फिर किसी कॉलेज ने बस सर्विस स्टार्ट की, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? टैक्स ट्रीटमेंट इनिशियल अलाउंस क्या नॉट एलिजिबल की जो ऊपर लिस्ट थी A B C D E, उसमें नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है पॉइंट A, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हाउएवर व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर इज एन एलिजिबल टैक्स एसेट। इसका मतलब है व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर नॉट एलिजिबल। याद रखिए नॉट अप्लाइंग फॉर हायर नो इनिशियल अलाउंस, नॉट एलिजिबल नो इनिशियल अलाउंस। लेकिन 13 का A वो अप्लाई होगा, कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 7.5 मिलियन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कैसे पता चलेगा व्हीकल अप्लाई है कि नहीं? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देखिए इज इक्वल टू not applying for hire, not applying for hire। If question is silent, not applying for hire, इसी बहुत से नीचे लिखिए क्या मतलब बना? क्वेश्चन साइलेंट तो क्या कि applying for hire, not applying for hire, not। tangible और intangible में क्या फर्क है? फिजिकल सब्सटेंस है तो नहीं है तो टेंजिबल वैल्यू यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल वैल्यू यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमाउंट। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? WDV। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? WDV। अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या होगा? WDV नहीं, सुन ले एक बात, अमोर्टाइजेशन का मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिंदगी के साथ। अभी नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सुन ले, अमोर्टाइज करने का मेथड कौन सा होगा? अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही है, नाम क्या दिया हुआ है? अमोर्टाइजेशन। तो मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। कौन अमोर्टाइज होते हैं? इंटेंजिबल। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? गुडविल। गुडविल सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? गुडविल। एक और बता दूं, हमने कहा था फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज व्हेन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये सेकंड बात कॉमन है, डिस्पोजल के साल में ना तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और दूसरी तरफ डिस्पोजल के साल में कोई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। खरीदते वक्त पूरा साल डेप्रिसिएट करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? खरीदते वक्त अमोर्टाइज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डेज के मुताबिक। एडिशनल बात है,
मंथ फ्रैक्शन नहीं, डेज फ्रैक्शन। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो आपने अगर कोई इंटेंजिबल खरीदा, जिस साल खरीदा है उस डेट से लेकर ईयर एंड तक दिन कैलकुलेट करते हैं। जितने दिन बनेंगे, लेट्स से 200 दिन बन रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 100 रुपए की कॉस्ट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 365। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ डेज की बेसिस पर अमोर्टाइज करना। तो ये एक फर्क आ गया। अमोर्टाइजेशन क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन बेस करेगी नंबर ऑफ डेज इन द ईयर ऑफ परचेज, व्हाइल नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा स्ट्रेट लाइन।